ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं शो हो रही है? नो मैम, स्क्रीन पर कुछ शेयर किया क्या? हाँ, अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया है। अभी दिख रही। ठीक है। आज बेसिकली अपन क्या करते हैं, अब हमने उस दिन क्या किया था, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, है ना? और एक सुपर यूज़र भी क्रिएट किया था हमने, और देखा था कि किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके जो जो भी स्टेप्स हैं वो हमने कहाँ पे डाल रखे हैं, हमारे डे 3 वाले में हाउ टू क्रिएट जेंगो प्रोजेक्ट में डाल रखा है। ठीक है। आपको जो जिस किसी को भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा या जो भी मिसिंग रहा होगा वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। ओके। सो उसके बाद हम लोगों ने गिट क्लोन का भी एक बना दिया था, अगर किसी को गिट क्लोन करना है सो वो भी हम कर लेंगे इस तरीके से। ओके। आज अपन क्या करते हैं, माइग्रेट हम कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ये एक नई चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि हम दो तरीके, हम जो है अलग अलग पोर्ट्स में रन सर्वर कर सकते हैं। ओके। प्रोजेक्ट को ही रन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हमें अपना प्रोजेक्ट रन करना है तो सबसे पहले तो हमको अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है। मेरा इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, मेरा इन्वायरमेंट इसके पहले है। मैं देखती हूँ, ये मेरे इन्वायरमेंट का नेम है और मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। समीक्षा, वीएनवी एक्टिवेट करने का कमांड क्या होता है बताओ? क्या होता है वीएनवी एक्टिवेट करने का कमांड? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मैम मैं बताऊँ? हाँ हाँ बताओ। वर्चुअल एनवायरनमेंट नेम स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट डॉट बैट। बैट का स्पेलिंग क्या है और? BAT। ओके। हमने अपना वीएनवी भी एक्टिवेट कर लिया है, और अब मैं पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर करूँगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि हम सही डायरेक्टरी में हैं या नहीं है? हमें ऐसे पता चलेगा कि मैं जिस भी डायरेक्टरी में रहूँगी वहाँ पे मेरा ये वाला फाइल दिखना चाहिए। ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, बट हम ये चीज़ बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमें हमसे ये जो सिली गलतियाँ हैं ना वो तो बिल्कुल भी ना हो। ओके। अभी जो है इसे रन कर देते हैं। रन सर्वर का कमांड क्या होता है? pymanage.py run server। ठीक है। अभी मेरा रन सर्वर रन हुआ है या नहीं बताओ? हुआ है मैम। यस। क्या यहाँ पे कोई एरर है? यस। नो मैम। ठीक है। अभी बताओ मेरा मैनेज डॉट पाई रन सर्वर रन हुआ है या नहीं हुआ है, मेरा जैंगो प्रोजेक्ट रन हुआ है नहीं हुआ है? बताओ। नो मैम। नो क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हमने कमांड रन किया ना, फिर रन क्यों नहीं हुआ है? मैम, ब्रेक किया है उसने। क्या एरर है बताओ? मैम एक बार DIR करो। मैं आपको वापस से रन सर्वर करके दिखाती हूँ, और उसके बाद आप मुझे बताओगे कि मेरे कोड में क्या एरर है और कहाँ पे एरर है, मुझे क्या चीज़ सही मैम करनी है।
प्रोजेक्ट नेम तक ही जाना था। मैं मैनेज डॉट पाई पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, प्रोजेक्ट नेम के अंदर हूँ मैं। वो AWN जो है ना मैम वो डिफाइंड नहीं है। हम्म, मुझे तो वो चाहिए ही नहीं, कहाँ इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, क्या एरर आ रहा है? एरर का नाम क्या है? EWN नेम एरर। क्यों आ रहा है? सोचो। कुछ तो भी नेम का एरर है, स्पेलिंग आई गेस। सोचो सोचो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ओके, जैंगो में अभी हम कवर करने वाले हैं एरर हैंडलिंग या फिर डीबगिंग हम कैसे करते हैं। तो ये जो आप अभी करने का ट्राई कर रहे थे इसको बोलते हैं डीबगिंग, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। सो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो रन सर्वर के बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो होता है ये, और जिसके फर्स्ट लाइन पे लिखा होता है नो इश्यूज, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई तुम्हारे कोड में, तुम रन कर सकते हो। अगर ये तुमको दिख गया मतलब आप आराम से रन कर सकते हो, ठीक है। बट हमारा जो है यहाँ पे एरर आया है। अब क्या एरर आया है, हम वापस से रन करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो एरर क्यों आया। ठीक है, अभी तो चल रहा था, अभी अचानक से क्या हो गया, क्यों बंद हो गया। सो अभी आपको जो काम की चीज़ है ना वो लास्ट के 2 से 3 लाइन में दिखेगी, ठीक है। लास्ट के 3 लाइन पे दिखेगी। हो सकता है कभी कभी आपका एरर बहुत बड़ा हो जो आपको लगे, मतलब जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। सो आपको अपने अपने कोड में सबसे लास्ट के 3 लाइन्स देखने हैं आपको, ठीक है। सो वो फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, और आपको इन 3 लाइन में ही आपका इशू सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसके बाद में, ठीक है। सो सबसे पहले आपको लास्ट लाइन देखना है कि क्या एरर है। नेम एरर है। नेम एरर है मतलब क्या तो हमने कुछ ऐसा डिफ़ाइन कर दिया है जो ऐसा डिफ़ाइन होता ही नहीं है, ठीक है, या तो फिर हमने कुछ गलत तरीके से चीज़ों को लिख दिया है, ये है। अब वो हमें जैंगो हमें बहुत सारी चीज़ें खुद से बताता है, तो जैंगो यहाँ पे एरर भी बता रहा है कि भाई तुम्हारा ये जो चीज़ है ना, इस वाले लाइन पे कुछ तो गड़बड़ है। तो पहला सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आपका, आप इसे कॉपी करोगे, ठीक है, इसे सर्च करोगे और ये आपको दिखेगा मैनेज डॉट पाई में। मतलब कि आपको कहाँ जाना है, मैनेज डॉट पाई फाइल में जाना है, ठीक है, ठीक है ना। आप मैनेज डॉट पाई फाइल में यहीं से क्लिक करके जा सकते हो आराम से। अगर ये मल्टीपल रहेंगे तो मल्टीपल आपको यहीं पे सारे दिख जाएंगे। अब आप मैम यहाँ, मैम हाँ मैम बोलो। सर्च कहाँ किया है आपने वो? मैंने ये सर्च के आइकन पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ से मैंने उस चीज़ को उठाया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ओके, और यहाँ पे मेरे को वो उससे रिलेटेड सारे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल गए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया, अभी मेरे को 19 नंबर के लाइन पे येलो कलर का लाइन दिख रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है, और हमें नीचे क्या बोल रहा है कि यहीं पे कुछ गड़बड़ है। सो क्या ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, अब ये हम सोचेंगे। सो नेम एरर है, इसका लिखने का कुछ मतलब नहीं है, ना हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, ना ही यहाँ पे कुछ किया है, हमने बस प्रॉपरली यहाँ बस ऐसे ही लिख दिया है। और ऐसे ही लिख देने की वजह से क्या आया है, हमको एरर आया है, ठीक है। और और सेकंड तरीका क्या है सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस लाइन से ऊपर हमेशा ऐसा होगा नहीं कि नीचे ही कुछ ना कुछ दिया हो, ठीक है। सो आपको उसके ऊपर वाली लाइन पे देखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, प्रोजेक्ट नेम के अंदर मैनेज डॉट पाई नाम का एक फ़ाइल है, वो फाइल का एड्रेस बता रहा है, लाइन नंबर 19 में कुछ गड़बड़ हुई है, वहीं पे आपका कोड ब्रेक हुआ है, ठीक है। वो फर्स्ट वाला बताता है, वो आगे वाला नहीं बताता है, वो पहले बताएगा, फिर पाइथन कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है ना। सो फर्स्ट वाला बताएगा, वो बाकी नहीं बताएगा आपको। सो आपके सेकंड सॉल्व करने का तरीका है, ओपन इन एडिटर पे आपको सेलेक्ट कर देना है, तो भी आप यहीं पे आ जाओगे, ठीक है। अभी मैं करके देखती हूँ फिर से, तो वो फाइल मेरा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा
और लाइन नंबर 19 के पास मैं आ चुकी हूँ, ठीक है, कि इस वाले में प्रॉब्लम है। सो अभी आपको अगर ऐसा कुछ दिखे तो पहला नेम एरर है, मतलब यहाँ पे आपको पाइथन आता है, आपको पढ़ने आता है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ना मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन किया है, ना ही मैंने कुछ और किया है, तो फिर यहाँ पे कैसे दिख रहा है करके, है ना। सो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसे हटा के देखोगे, इसे हटा के देखोगे और वापस से रन सर्वर करने का ट्राई करोगे। अभी आपको समझ में आया? व्हाट यू थिंक, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा अभी। ठीक है। सो अभी हमारा रन सर्वर प्रॉपरली चल चुका है। सो जब भी एरर आए या जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हो तो आप क्या करोगे, उस लाइन नंबर पे जाओगे और जाके देखोगे, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। और जब आप जाके देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आराम से आ जाएंगी, ठीक है। अभी हमने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, हमने माइग्रेट भी कर दिया है और हमने प्रोजेक्ट रन भी कर दिया है। अब आपको एक न्यू चीज़ बताती हूँ मैं, पाइथन मैनेज डॉट पाई। हम बाय डिफ़ॉल्ट उसका पोर्ट होता है 8000, ठीक है, बट 8000 के अलावा भी आप अलग अलग पोर्ट्स पे रन कर सकते हो, ठीक है। सो अब इसका यूजेस क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास बहुत मल्टीपल जेंगो प्रोजेक्ट्स हैं और आपको अलग अलग पोर्ट्स पे अलग अलग प्रोजेक्ट आपको सेम सिस्टम पे चलाना है एट अ सेम टाइम, तो आप क्या करोगे, पाइथन मैनेज डॉट पाई और लास्ट में पोर्ट का नाम लिखोगे। 8000 जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तो एक चल रहा है, इस लिंक पे मेरा ये वाला प्रोजेक्ट ओपन होगा, बट इसी तरीके से मैं किसी सेम VS कोड पे एक नया नया विंडोज़ ओपन कर लूँगी, या मैं किसी और एडिटर पे जैसे पाईचाम हो गया, वहाँ पे मैं एक नया विंडो ओपन करके एक जेंगो प्रोजेक्ट चला रही हूँ, है ना। सो वहाँ पे आएगा आपको एरर, क्यों? क्योंकि एक URL एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो हम लोग उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है पोर्ट। अगर आपको पोर्ट ऑलरेडी यूज समवेयर वाला एरर आए तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, पाइथन मैनेज डॉट पाई और लास्ट में आप लिखोगे 8000, है ना। सो अभी 8000 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो मैं यहाँ पे 4 डिजिट्स का कुछ भी नंबर डाल सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी 9000, मैंने यहाँ पे 9000 लिखा, सो मेरा पोर्ट किस में चल गया, 9000 पे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। ने 9000 पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो चलने लग गया। अंशिका आई है, अमान, अमान आया है क्या? अच्छा, देख के भी बोल देना कि नहीं आया है करके, कोई और भी बता देना, ठीक है। साक्षी आई है, नो मैम। यस मैम। कोमल, कोमल आई है क्या? आइए मैम। कहाँ है, सो रही है क्या वो? माइक्रो ओपन कर रही है। ठीक है। ऋतुजा, यस मैम। वेरी गुड। अभी जो है अपना चिन्मय, गणेश, गणेश आया? नो। गणेश नहीं आया है, मतलब वो सिर्फ एक दिन आया था। और चिन्मय, चिन्मय आज नहीं आया है, आई थिंक उसने मैसेज किया है ना, ठीक है। और कौन है?
नारायण आया है, यस मैम। जयेश आया है। यस मैम। ठीक है। नारायण, आपने क्या क्या सीखा बताओ, लास्ट टाइम आप आए थे क्लास में। मैम मेरा नाम नूर। और आपका ये फर्स्ट डे है। यस मैम। अपना नाम बताओ। नेहा मोए। नेहा। MULAY मोए। MULAY। ठीक है। आप 3 डेज नहीं आए थे, या फिर मैं आपको ये बस कर देती हूँ ताकि पता चले कि आप आज से ही आए हो। ठीक है, ओके। सो नेहा, आपका काम ये है, आज सबसे पहले क्लास ख़त्म होगी, आप गेट पुल करोगे, गेट क्लोन करोगे, ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है, सो वो देख लेना, अगर नहीं पता है तो किसी और से पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो है क्या करना है, मेरा अपडेटेड कोड रखना है, क्योंकि एवरी डे आपको रिकॉर्डिंग मिले ना मिले आपको कोड ज़रूर मिल जाएगा। सो अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आप मेरे कोड को देख के आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे डे 3 में स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली फर्स्ट कौन सा रन करना है, फिर सेकंड कमांड कौन सा रन करना है। सो आप बस इसे कॉपी कर करके डालते जाओगे ना, तो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे को बोल सकते हो कि मैम मेरे को ये करना है, आप मुझे स्टेप्स बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। ओके। यस। बट अभी यहाँ तक के आने के लिए ना आपको बस यहाँ तक के थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और एक प्रोजेक्ट बना लेना। ओके। सो ये देखो, अभी हमारा पोर्ट का क्लियर हुआ, हम मल्टीपल पोर्ट्स में भी रन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे 8080 पे चलाना है तो मेरा कमांड क्या होगा। 8080 लास्ट में हम ऐड करेंगे। ठीक है। नारायण बताओ, हमारा फुल कमांड क्या होगा। पाइथन manage.py run server और पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर कितने डिजिट्स का होता है। 4 डिजिट। ठीक है। सो 8080 वाला हमारा ऑलरेडी यूज़ दिखा रहा है कहीं पे, तो मेरा ये यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। सो मैं इसे नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको ये वाली एरर मिल जाएगी अगर ये ऑलरेडी यूज्ड होगा तो, ठीक है। तो मुझे ये वाला जो मेरा रन सर्वर है वो प्रॉपरली रनिंग है। ओके। अभी जो है हमने एक नया प्रोजेक्ट भी बना लिया, और अब हम बनाते हैं एक नया ऐप। मैम हाँ। मैम पोर्ट नंबर कम मतलब डिजिट 4 डिजिट से भी कम नंबर डिजिट्स का भी हो सकता है। नहीं, 4 डिजिट से कम डिजिट का नहीं हो सकता। तो आप हमेशा 4 डिजिट का डालोगे। ओके। यस मैम। सो अभी हमने बना लिया है अपना ऐप नेम, हमारे ऐप का नाम है ऐप नेम। ओके। और ये हमें कहाँ मिलेगा, इस प्रोजेक्ट नेम के अंदर मिलेगा। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये कवर किया था नहीं किया था, प्रोजेक्ट नेम के अंदर कौन कौन सी फाइल है, हमने कवर नहीं किया था, है ना। ठीक है। सो सबसे फर्स्ट फाइल होती है इनिशियलाइज करने के लिए इनिट फाइल होती है, ठीक है, जो इनिशियलाइज करती है इस फोल्डर को। वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जेंको की होती है, और उसमें हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड फाइल होती है ASGI होती है, और WSGI होती है। ये होती है सर्वर के साथ नोटिफिकेशन या चैनल्स का अगर हम यूज़ करते हैं, वेब सॉकेट्स का अगर हम यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों में ये जो WSGI और ASGI फाइल होती है ये काम आती है, ठीक है। ज़्यादातर टाइम अगर हम चैनल्स का या वेब सॉकेट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसका यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं वो हम सब जानते हैं, एसिंक्रोनस रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। सो बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको चैट सिस्टम बनाना है, नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन करना है, या फिर ईमेल नोटिफिकेशन, ईमेल पे तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहते हो कोई इवेंट क्रिएट हो जाए। इवेंट क्रिएट होने का क्या मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ पे किसी पेशेंट का डेटा ऐड किया है, अगर मैंने किसी पेशेंट का डेटा यहाँ पे ऐड किया है, तो दूसरे जगह पे वो
इस जगह पे वो इस पर्सन को नोटिफाई हो जाए, इसको बोलते हैं इवेंट क्रिएट होना। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इस पेशेंट का डेटा क्रिएट किया है तो पेशेंट के पेरेंट को ऑलरेडी को जो है नोटिफिकेशन चले जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हम इवेंट क्रिएट करना। सो अगर हम ऐसे टास्क करने चाहते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारे WSGI और ASGI किस लिए होता है, एसिंक्रोनस रिलेशनशिप बनाने के लिए, कि दोनों साइड से बात हो पाए। ठीक है, उसके लिए होता है एसिंक्रोनस। और वैसे ही WSGI होता है जो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, जो वेब सॉकेट्स पे कनेक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट ज़्यादातर टाइम जब आप एक नॉर्मल जेंको प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस टाइम पे आपके ये फाइल्स नहीं काम में आते। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सेटिंग्स डॉट पाई, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। मैंने ऑलरेडी ये फाइल कवर किया हुआ है पहले, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बताई हुई है इसके बारे में फर्स्ट डे पे। याद है आप लोगों को? याद है? यस यस मैम। मैम। क्या याद है बताओ? क्या याद है बताओ? क्या क्या मतलब थोड़ा बेसिक बताओ कि आपको उस दिन क्या समझ में आया था सेटिंग्स डॉट पाई के बारे में सुन के। कि बताओ। वो सिंगल फाइल होती है अपने पूरे एप्लीकेशन में। बोलो। मुझे सुनाई नहीं दिया, आप प्लीज़ बोलो ना, आपको क्या समझ में आया, जो भी इजी लैंग्वेज में आपको कुछ भी बताना है ना। इस फाइल का नाम सुनते ही आपको क्या समझ में आ रहा है सब कुछ बता डालो। मैम इसमें हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टरी का पाथ ऐड कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन है उसका नेम इंस्टॉल ऐप है उसमें डालना होता है। और बताओ। उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था ना, जो जो पॉइंट्स जो भी आपको इजीली समझ में आया, जो भी मैंने इस फाइल के बारे में बताया था वो सब रिपीट कर दो बस। मैम जितनी भी इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज एंड वेब एप्लीकेशंस होती है वो हम सेटिंग्स डॉट पाई में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ, सेटिंग्स डॉट पाई हमारे जेंको प्रोजेक्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल होती है। बिना इस फाइल के जेंको प्रोजेक्ट रन ही नहीं होगी, क्योंकि जेंको का जो लाइफ साइकिल होता है वो किस तरीके से काम करता है। जब हम कोई यूआरएल हिट करते हैं, ठीक है, एमवीटी सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम कोई यूआरएल हिट करते हैं फ्रंट एंड से, मान लो हमने गेट स्टूडेंट का एक बटन बना रखा है और वो हमने डेटा क्लिक किया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमारे पास गेट स्टूडेंट का डेटा आना चाहिए, है ना। सो वो डेटा हमारे बैकएंड के किसी टेबल में स्टोर रखा है हम लोगों ने। सो प्रोसेस किस तरीके से होगा, हम कोई यूआरएल हिट करेंगे, सबसे पहले वो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में आएगा। सेटिंग्स डॉट पाई फाइल से
ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा, हमको यूआरएल हिट करेंगे, ठीक है। यूआरएल हिट करने के बाद जाएगा वो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में, हमेशा हमेशा वो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में जाएगा, और मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली वो किस जगह पे जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। वो रिक्वेस्ट जाएगा, वहाँ पे चेक करेगा, अगर वो चीज़ उसे वहाँ पे मिलेगी तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज़ वो वहीं पे एरर थ्रो करेगा, ठीक है। इसके बाद उसे अगर इंस्टॉल्ड ऐप में उस ऐप का नाम मिलता है तो वो उसके आगे बढ़ेगा, ठीक है, अदरवाइज़ वो वहीं पे एरर थ्रो करेगा। सब हम लोग देखते हैं इसके सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के ये वाले पार्ट को। हमने यूआरएल हिट की, सबसे पहले इस सेक्शन पे आएगा इंस्टॉल्ड ऐप में, वो ऐप इंस्टॉल्ड है मान लेते हैं हमने एक स्टूडेंट नाम का एक ऐप बना रखा है, या हमने एक ऐप नेम नाम का एक ऐप बना रखा है। ऐप नेम के अंदर स्टूडेंट का डेटा है, कौन से फाइल में, इस वाले फाइल में, ठीक है। मॉडल्स डॉट पाई फाइल में स्टूडेंट का जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है वो वहाँ पे बना रखा है, और उसके थ्रू हमने जो है डेटाबेस को एक क्रिएट करा है और वहाँ पे डेटा स्टोर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में आएगा, इंस्टॉल्ड ऐप में देखेगा कि वो ऐप का नाम है नहीं है, हमारे ऐप का नाम है ऐप नेम, तो वो यहाँ पे है कि नहीं है वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट फाइल है अपना प्रोजेक्ट यूआरएल। प्रोजेक्ट यूआरएल मतलब कि प्रोजेक्ट की यूआरएल डॉट पाई फाइल में आएगा, यहाँ पे वो यूआरएल एडेड है कि नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ पे एडमिन की एडेड है ना, सो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एडेड है कि नहीं है करके। उस ऐप की जो यूआरएल है वो इंक्लूड है या नहीं है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल डॉट पाई फाइल के बाद हमारा कहाँ पे जाएगा, उस ऐप के रिलेटेड ऐप के यूआरएल डॉट पाई फाइल में जाएगा, वो यूआरएल डॉट पाई फाइल में जाएगा, ठीक है। यूआरएल डॉट पाई फाइल में जाने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा व्यूज डॉट पाई फाइल में। व्यूज डॉट पाई फाइल पे जाने के बाद फिर वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा मॉडल्स डॉट पाई में। मॉडल्स डॉट पाई फाइल में जाने के बाद वो वापस कहाँ पे आएगा, वो आएगा व्यूज डॉट पाई फाइल में आएगा। व्यूज डॉट पाई फाइल के बाद वो वापस से वो व्यूज डॉट पाई फाइल के बाद वो आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। समझ में आया? अभी मैं एक बार ये फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले अगर हमको यूआरएल हिट करते हैं तो सबसे पहले एक यूआरएल हिट होगा और वो जाएगा सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में। सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में वो चेक करेगा इंस्टॉल्ड ऐप में हमारे पास वो ऐप इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो वहीं पे एरर देगा, ठीक है। अगर है तो वो प्रोजेक्ट के यूआरएल में जाएगा, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट में हमारा सेटिंग्स डॉट पाई फाइल है। और उसके बाद फिर वो कहाँ पे जाएगा, सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में यूआरएल डॉट पाई प्रोजेक्ट के यूआरएल डॉट पाई फाइल में जाएगा। वो चेक करेगा कि यहाँ पे सक्सेसफुली वो यूआरएल वो ऐप का यूआरएल इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर इंक्लूडेड है तो वो आगे जाएगा, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो वो वहीं पे एरर देगा, ठीक है। ये जो लाइन है ना आपको ये एकदम अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये जो है ना जेंगो का लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसी तरीके से डेटा हमारे पास आता है, ओके। अगर वहाँ पे उसका यूआरएल एडेड है तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो वहीं पे एरर देगा। आगे कहाँ जाएगा, रिलेटेड ऐप के यूआरएल डॉट पाई फाइल में जाएगा, ओके। रिलेटेड ऐप के यूआरएल डॉट पाई फाइल में जाएगा और वो चेक करेगा कि वहाँ पे जो यूआरएल हिट हुआ है, मान लेते हैं उसका नाम गेट स्टूडेंट है, तो वो गेट स्टूडेंट एंड पॉइंट एग्जैक्टली सेम एंड पॉइंट उस यूआरएल डॉट पाई में है कि नहीं है। अगर है तो हमें तो वो आगे चला जाएगा, अगर नहीं है तो वो वहीं पे एरर दे देगा। इससे रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो जो भी डाउट्स हों वो आप मेरे कंप्लीट करने के बाद आप मुझसे पूछना, और बहुत अच्छे से पूछ लेना। आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डाउट, ठीक है।
सब हम urls.py में जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं एग्जैक्ट सेम एंड पॉइंट का डेटा हमारे पास url है या नहीं है। अगर है तो हम लोग views.py फाइल में जाएंगे, उस urls.py फाइल में हम लोग चेक करेंगे कि ये एंड पॉइंट किस क्लास के साथ या फिर फंक्शन के साथ एसोसिएट है, वहाँ पे किस चीज़ का एड्रेस दिया गया है कि इस यूआरएल को हिट करने पे आप यहाँ पे जाना करके। ठीक है, वहीं पे बगल में क्लास का नाम और फंक्शन का नाम यूआरएल जैसे हम डिफाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, सो हम यूआरएल्स को वहाँ वहाँ पे चेक करेंगे कौन से फंक्शन पे जाना है या कौन से क्लास में जाना है। तो मान लेते हैं कि एक गेट स्टूडेंट का एक क्लास है जहाँ पे हमें जाना है। ठीक है, सो वहाँ पे हम लोग उस वाले फंक्शन पे एग्जैक्टली जाते हैं, और वो फंक्शन कहाँ पे होती है, वो फंक्शन होती है views.py फाइल में। views.py फाइल के बारे में भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे बताया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि views.py फाइल में हम लोग बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं या फिर डेटा रिलेटेड जो भी मैनिपुलेशन हमको करना होता है वो हम लोग वहाँ पे करते हैं करके, है ना। हमने ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी ना। सो views.py फाइल उसी चीज़ के काम आता है। अगर आपको मॉडल से कोई डेटा लेना है या फिर कुछ डेटा मॉडिफाई करना है, सो वो सारे कोड्स आप कहाँ पे लिखोगे, views.py फाइल के ना views.py फाइल में लिखोगे। और views.py फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। आपको ऐप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बन के मिलेगी, जो कि ब्लैंक होगी, जिसके अंदर आप कोड लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप कहाँ पे जाओगे, views.py में आए और आपको पता चला कि इस वाले से हमें इस वाले कोड को पता चलेगा, उस क्लास में लिखा होगा कि स्टूडेंट वाले टेबल पे जाना है करके। फिर स्टूडेंट वाला टेबल हमें कहाँ पे मिलेगा, models.py फाइल में मिलेगा। सो वो इस वाले फाइल पे आएगा। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर पूरा लिखा होगा कि भाई मॉडल इसका ये मॉडल है, फर्स्ट नेम लास्ट, और फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जा सकते हैं। मॉडल से वो डेटा लेगा, मॉडल की तो वो एसक्यूएल लाइव पे जाएगा और एसक्यूएल से डेटा लेकर आएगा या डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से डेटा लेकर आएगा, models.py से वापस आएगा कहाँ पे, views.py में। क्योंकि जो बाकी का कमांड है, बाकी की जो लॉजिक्स है वो views.py में होगी। views.py में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप कि भाई स्टूडेंट टेबल पे जाना है, ये डेटा लेकर आना है, कहाँ पे आना है, views.py में आना है, और उसके बाद फिर कहाँ भेजना है रिस्पॉन्स, बाहर ब्राउज़र में भेजना है। ठीक है, तो हमारा कहाँ पे पहुँचे हम लोग, views.py में आएगा और views.py में ही हम लोगों ने लिखा होगा कि रिस्पॉन्स इस फॉर्मेट में जाना चाहिए, तो वो फॉर्मेट हम लोगों को प्रॉपर में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के आप लोगों को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? साक्षी अनम्यूट करो। मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है। कहाँ पे से नहीं मैम आई? प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैम बहुत देर से हम लोग बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। अरे कुछ भी यार, समझ नहीं आया अभी तक। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मैंने पूरी कथा सुना डाली यार। इसमें प्लीज कॉल बोलिए। का ऑप्शन नहीं होता है क्या? कुछ भी सुनाई नहीं दिया आप लोगों को? सुनाई दे रहा था लेकिन एकदम कम आवाज में। अभी प्रॉपर सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ मैम। अरे यार, आपको यस बताना मैम। चाहिए था मुझे, क्या ही पे मैसेज कर देते कि इस पे कॉल करने का भी ऑप्शन नहीं रहता ना। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे पता है आप मैसेज करोगे ना मुझे सुनाई नहीं देगा। आप लोगों ने यहाँ पे किया ना, तो मैंने अभी जस्ट देखा जब रुजुता ने किया, तो यहाँ पे कॉल का भी ऑप्शन नहीं होता ना। क्या यार। ठीक है, सो आप लोगों को कहाँ तक के सुनाई दिया था, तो व्यूज? मैम वो व्यूज फाइल की
हम्म। views डॉट पाई। उसके पहले का आप लोगों को समझ में आया? हाँ, ठीक है। वो सो आप डेटाबेस का बता रहे थे, हाँ, वही Django। ठीक है। सो व्यूज डॉट पाई में हमारा रिलेटेड यूआरएल से वहीं पे एसोसिएट फंक्शन नेम या फिर क्लास नेम लिखा होगा, वहाँ से जो है हमारे पास उसके बाद कहाँ पे आएगा, व्यूज डॉट पाई फाइल में आएगा उस पर्टिकुलर क्लास या फिर फंक्शन के पास जिसके पास हम लोगों ने वो यूआरएल यूज़ किए। ठीक है, यूआरएल हमेशा यूनिक होगा, ऐप नेम हमेशा यूनिक होगा, क्लास नेम हमेशा यूनिक होगा, मॉडल नेम हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, सो आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में कि अगर डबल हुआ तो सारी की सारी चीज़ें यूनिक होंगी। अगर आप क्लास के अंदर कोई चीज़ें लिख रहे हो तो वो चीज़ आपकी डबल हो सकती है। अगर आपने दो जगह पे डेटा लिखा है वो चीज़ चलेगा। अगर आपने मॉडल के अंदर फील्ड नेम सेम लिखे हैं वो चीज़ चलेगा, लेकिन मॉडल का नेम हमेशा क्या होगा, क्या होगा बताओ? यूनिक। यूनिक होगा। ठीक है, हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, सो आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक यूआरएल सिंगल यूआरएल रहेगा, पूरे एप्लीकेशन पूरे प्रोजेक्ट में सिंगल यूआरएल रहेगा और वो सेम किसी प्रोजेक्ट या किसी क्लास या फिर किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, सो आपको आपको यूआरएल डॉट पाई फाइल में पता चलेगा कि कौन से क्लास में जाना है या कौन से फंक्शन पे जाना है। उसके बाद आप आओगे व्यूज डॉट पाई फाइल में। व्यूज डॉट पाई फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी? व्यूज डॉट पाई फाइल मिलेगी आपको ऐप के अंदर। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है और आपको इसके खाली होती है जिसके अंदर आपको अपने लॉजिक्स लिखने होते हैं। एंड व्यूज डॉट पाई फाइल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या करने हैं करके, है ना? क्या क्या करती है वो फ़ाइल। तो ये फ़ाइल बेसिकली बिजनेस लॉजिक्स लिखने के लिए होता है या फिर डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है, या फिर अगर हमें कोई चीज़ें चेंज करनी है, डेटाबेस रिलेटेड कुछ कंटेंट है जो हमें यहाँ पे जो हमें चाहिए कि ऐसा डेटा हो वैसा डेटा हो, तो उसका कोड हम लोग कहाँ लिखेंगे? व्यूज डॉट पाई में लिखेंगे। ओके, ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। उसके बाद फिर हमारा आता है, हम हमारा यूआरएल डॉट पाई ऐप के अंदर नहीं होता है, जेंगो नहीं बना के देता है, वो हमें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, सो आप ये वाली चीज़ को देख के कंफ्यूज मत होना, ये हम खुद बनाएंगे क्योंकि जेंगो हमें नहीं बना के देता है। ठीक है, तो हमें वो खुद बनाना पड़ता है और उसके बाद हम लोग उसके अंदर सारे एंड पॉइंट्स लिखा करेंगे। तो सारे ऐप के अलग अलग एंड पॉइंट और यूआरएल्स होंगे। तो हमारा व्यूज डॉट पाई फाइल हुआ। अब व्यूज डॉट पाई फाइल में लिखा होता है कि कौन से मॉडल पे जाना है, कौन से टेबल में जाना है और क्या मॉडिफिकेशन करना है। सो हम वहाँ पे जाते हैं और वो मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, वो अगर हमें गेट स्टूडेंट डेटा चाहिए तो हम वहाँ पे स्टूडेंट टेबल का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ये आप लोग जब क्या पढ़ोगे आप लोग, या डीआरएफ पढ़ोगे, जब आप लोग डीआरएफ पढ़ोगे तो ये चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, अ, जहाँ पे हम लोग डेटा से मैनिपुलेशन करेंगे, बट हम लोग एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखेंगे, हम लोग जब हम लोग जेंको क्वेरीज लिखेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ऑब्जेक्ट डॉट गेट, इस तरीके के जो क्वेरीज होते हैं ना उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि कौन सी क्वेरी से एग्जैक्टली क्या डेटा आता है। आपको किसी भी तरीके का डेटा चाहिए तो जेंगो हमारे को एक ऑप्शन देता है डीआरएफ यूज़ करने का, जिसकी हेल्प से हम लोग बिना कॉम्प्लिकेटेड एसक्यूएल क्वेरी लिखे हम लोग जो है डेटा गेट कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर हमें डेटा गेट करना है तो उसका कमांड क्या होता है? स्टूडेंट मतलब मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, मतलब कि इस स्टूडेंट का और सारा का सारा डेटा ले आओ, ये रहता है। ठीक है, अगर आप इसे किसी वेरिएबल पे स्टोर कराओगे और उसके बाद फिर आप जब प्रिंट कराओगे ना तो उस टेबल का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि व्यूज डॉट पाई क्या करता है। तो व्यूज डॉट पाई में जब आप हिट करोगे उस टाइम पे क्या होगा ये बता देती हूँ। आपने स्टूडेंट के टेबल से डेटा गेट करने का किया है, सो आप सेम उसी फंक्शन या उसी क्लास में जहाँ पे आप जो आपने व्यूज डॉट पाई के अंदर लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आप क्या करोगे, वहीं पे आप लिखोगे कि स्टूडेंट डॉट ऑल का डेटा गेट करोगे और उसे एज अ रिस्पॉन्स भी रिटर्न कर दोगे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रिटर्न और रीडायरेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आप सेम फंक्शन पे सबसे नीचे वाले लाइन पे लिख दोगे कि ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाए तो ये डेटा दे देना यूज़र को। सो वो डेटा
आपको मिल जाएगा। सो जब आपका यूआरएल हिट होगा ना, सो वहाँ पे क्या होगा, views.py में आएगा, वो क्लास देखेगा कि कौन से क्लास में जाना है, वो क्लास पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मॉडल का नाम लिखा होगा, मॉडल के नाम पे जाने के, मॉडल का नाम वो मॉडल कहाँ पे रहते हैं, models.py फाइल में रहते हैं, तो वो models.py फाइल में जाएगा। सबसे पहले यूआरएल्स पे जाएगा, उसके बाद फिर views.py पे जाएगा, उसके बाद फिर models.py फाइल पे जाएगा, ठीक है। और आपका डेटा वापस से लेके आएगा views.py फाइल में, और उसके बाद फिर आपको वो रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। सो आपको यहाँ तक के कोई भी कंफ्यूजन है सो आप मुझे पूछो, दोबारा पूछो। बताओ। मैम एक बार फिर से रिपीट करो ना। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे क्या चीज़ें समझ नहीं आई, सो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी। मैम मुझे वो स्टेप वाइज जैसे स्टेप्स में बहुत कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस फाइल को अच्छे से रीड कर लेना है। मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिख के पुश करूँगी आज मैम तो। अगर हम लोग जब ये हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे ना सर। हाँ, ये हम प्रैक्टिकली हाँ करेंगे, तो बट लेकिन आपको ये फाइल्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ ये मतलब जो, ये तो ऑलरेडी मतलब जब हम लोग प्रोजेक्ट या फिर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो ये उसमें ऑलरेडी होती है ना तो फिर। हाँ ये होती है, लेकिन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा करके, क्योंकि ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब आप एग्जीक्यूट करोगे ना, फिर भी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि अच्छा ये रिक्वेस्ट यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है करके, ठीक है। तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और ये चीज़ थोड़ा सा याद भी होना चाहिए, ओके। सो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक क्विकली बता देती हूँ फिर से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे। देखो कुछ भी चीज़ जब मैं पढ़ाती हूँ ना, उसके पहले ही मैं थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहती हूँ, ताकि आपको एकदम से ना लगे कि ये चीज़ क्या है करके, ठीक है। यस इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो सबसे पहले कोई यूआरएल हिट होगा, हिट होने के बाद क्या होगा, settings.py फाइल में जाएगा, वहाँ पे वो चेक करेंगे कि भाई जो यूआरएल हिट हुआ है वो हमारे ऐप के लिए ही है कि नहीं है। अगर है तो आगे जाएगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। हर एक स्टेप्स में एरर आ सकते हैं, ठीक है। अगर है तो आएगा, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, यूआरएल हिट होगा, यूआरएल हिट होने के बाद settings.py फाइल में जाएगा। settings.py फाइल में क्यों जाएगा, क्योंकि settings.py फाइल सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल होती है हमारे पूरे प्रोजेक्ट में, और वहीं पे सारी वेरिफिकेशन, सारा जांच पड़ताल वहीं पे होता है, ठीक है। सो वहाँ पे हम चीज़ों को चेक करते हैं वैलिड है या नहीं है, हमारे ऐप के लिए ही है या फिर नहीं है, क्योंकि settings.py फाइल में ही आपको मिलेगा कि आपका जो डेटा है वो आप जो डेटा, जो रिक्वेस्ट हमको मिला है वो हमारे लिए है ही है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं पे एरर थ्रो हो जाएगा, ठीक है। सो settings.py फाइल इस तरीके का भी काम करता है। अब हम settings.py फाइल में हर एक पॉइंट कवर करने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद। सो इसके बाद फिर क्या होगा, हाँ, settings.py फाइल में आएगा, चेक करेगा, इसके बाद फिर प्रोजेक्ट के यूआरएल में जाएगा। प्रोजेक्ट के यूआरएल में मतलब जहाँ पे settings.py फाइल जिस फोल्डर में है, उसी फोल्डर के अंदर एक urls.py फाइल होगा, उस फोल्डर में जाएंगे, क्योंकि उस फोल्डर, उस urls.py फाइल का भी एक स्पेशलिटी होता है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट के, सारे के सारे ऐप के यूआरएल्स जो हैं उस प्रोजेक्ट के यूआरएल पे होता है। तो अगर आपके पास 50 ऐप है ना, तो 50 ऐप का आपको जो हिसाब है ना, वो आपको प्रोजेक्ट के यूआरएल में मिलेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जो प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसमें manage.py फाइल होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जितने भी फाइल्स आपको दिख रही हैं ना, ये ऐप नेम के नीचे प्रोजेक्ट नेम पे आपको जितनी भी फाइल्स दिख रही है ना, ये आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें का हर एक फाइल आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे के पूरे एप्लीकेशन को संभाल के चलता है। अगर इसमें से कोई भी एक फ़ाइल फटती है तो आपका एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगा और आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। सो अब हमारा क्या होगा, सेटिंग ये होगा प्रोजेक्ट के यूआरएल पे जाएगा, मतलब कि वो सीधा सीधा कहाँ पे चला जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि वो है कि नहीं है, अगर है तो आगे चला जाएगा, नहीं है तो एरर आ जाएगा। और आगे जाएगा कहाँ पे जाएगा, उसे कौन से ऐप में जाना है करके वो उसको पता चलेगा इस url.py फाइल में, ठीक है। url.py फाइल में पता चलेगा और फिर वो आगे जाएगा, उस ऐप के अंदर जाएगा, उस ऐप के अंदर views.py फाइल के अंदर जाएगा। views.py फाइल के अंदर आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे ना, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सारी चीज़ें आप views.py फाइल में लिखते हो, ठीक है। सारी डेटा के मैनिपुलेशन, सारे डेटा का जो भी लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक या किसी भी तरीके का लॉजिक आप views.py फाइल में ही लिखते हो। सो वहाँ पे आपने खुद बताया होगा कि इस वाले मॉडल पे जाना है, ये वाला डेटा लेकर आना है, ठीक है। तो वो मॉडल पे डेटा लेने के लिए कहाँ पे जाएगा, सिंपल सी बात है, models.py फाइल में जाएगा, है ना। models.py फाइल में गया और डेटा लेके आया, सो वापस कहाँ पे आएगा, वो वापस से views.py फाइल में ही आएगा। और views.py फाइल में आपने ही लिखा होगा अपने कोड के नीचे कि भाई रिस्पांस ये चला जाए करके, सो वो फिर रिस्पांस मिलेगा यूज़र को, ठीक है। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा। यस मैम। ये जो फाइल्स के नेम है ना, वो आप बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सो आपको क्या है ना, आगे देखो हम जितनी बार चीज़ों को रिपीट करेंगे ना, हमारे लिए वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमें एंड में, कोर्स के एंड में हमें चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है। सब मैं आपको settings.py फाइल के बारे में बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास सीक्रेट की होती है। हर एक प्रोजेक्ट का एक अलग सीक्रेट की होता है और ये सीक्रेट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पूरी की पूरी ये जो पूरे के पूरे एप्लीकेशन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होता है settings.py फाइल। हमेशा याद करना, ठीक है। मैं अगर 10 दिन बाद भी पूछूं, इवन मैं मैसेज करके भी पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट फाइल क्या है, तो आपका आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। तो बताओ सबसे इंपॉर्टेंट फाइल क्या होती है। सेटिंग्स.py। ठीक है। सो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ यहाँ पे सारी तरीके की सेटिंग्स होती है, डेटाबेस कनेक्शन होता है, सीक्रेट की होती है, होस्ट का होता है, डीबग का होता है, इंस्टॉल्ड ऐप की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे मिडलवेयर्स होते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी सेट करनी होती है, वो भी हम यहीं पे करते हैं। WSGI का हम जो सेटअप करते हैं, जो जेंगो खुद करके देता है। ये जो अभी जो जेंगो का settings.py फाइल आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा जेंगो ने लिख के दिया, मैंने इसमें से एक लाइन भी नहीं ऐड किया है। जो मैंने कमांड बनाई थी वहीं से मेरे को मिल गई थी, ठीक है। सब इस सो ये सारी चीज़ें जेंगो करके देता है। अब सीक्रेट की के बारे में बात करते हैं। सीक्रेट की ये होता है, ये सबसे पहले तो यूनिक होता है। सारे के सारे जेंगो प्रोजेक्ट की सीक्रेट की हमेशा यूनिक होती है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस की के बेसिस पे ही आपके एप्लीकेशन को क्रैक किया जा सकता है, मतलब कि हैक किया जा सकता है, ठीक है। सो हमेशा हमेशा इस सीक्रेट की को हमेशा क्या रखना है, सीक्रेट रखना है। ये सीक्रेट की हम env फाइल में रखते हैं सिक्योरिटी को और इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। सो आपकी सीक्रेट की है यहाँ पे, और अगर ये सीक्रेट की आप हटा दोगे तो आपको आएगा एरर। अगर आप सेटिंग में से कोई भी चीज़, छोटी सी भी चीज़ हटा देते हो तो आपको एरर आएगा, ओके। और ये सीक्रेट की इसलिए होती है ताकि आप जेंगो प्रोजेक्ट को सिक्योर बना सको। सो जेंगो अपने आप में ही बहुत सिक्योर फ्रेमवर्क है, जो इसकी स्पेशलिटी भी है, जो इसकी खूबियों में से एक है कि इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो काफ़ी इसका लेवल काफ़ी अप होता है और ये बहुत सिक्योर ऐप होता है। इसको क्रैक करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं सिक्योरिटीज़ के, ओके। मैं आपको बारी बारी करके दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है, ओके। सबसे पहले हो गया सीक्रेट की का समझ में आया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो सेकंड हो गया डीबग ट्रू और फॉल्स। दो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप डीबग ट्रू करोगे, डेवलपमेंट में हम डीबग ट्रू करते हैं, और जब हम डिप्लॉय कर देते हैं तो हम डीबग फॉल्स करते हैं।
सो आप अगर ये लोकल पे रन करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, डिबग ट्रू करना पड़ता है। और इसको इसको ट्रू और फॉल्स में आप ये डिफरेंस समझ सकते हो, आगे मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। एरर आप जब देखते हो तो येलो कलर का आपको पूरा टेम्पलेट दिखेगा, ठीक है। वो टेम्पलेट आपको जो है एरर दिखाने का काम करता है। नीचे जो आपने देखा ना, इस लाइन पे एरर है, उस लाइन पे एरर है, वैसे ही आपको प्रॉपरली डिस्प्ले होता है फ्रंट एंड पे, ठीक है। वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे डिबग ट्रू लिख रखा है कि डिबग का मतलब है कि आप जांच कर सकते हो, और वो क्या है, ट्रू है, उसका स्टेटस ट्रू रख रखा है। अगर आप वो फॉल्स कर दोगे तो आप वहाँ पे वो एरर नहीं देख पाओगे, ठीक है। आपको वो इंटरनल एरर 500 ऐसा करके बता देगा, बस वो सिर्फ सेम एरर देगा, आपको कुछ भी नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है करके, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लाइन होती है, मतलब आपको समझ में आया, एरर देखना है तो ट्रू, नहीं देखना है तो फॉल्स, ठीक है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। यस नेक्स्ट मैम। आता है अलाउ होस्ट। अलाउ होस्ट में यहाँ पे ब्लैंक एरे है। ब्लैंक एरे का मतलब ये होता है कि सब कुछ अलाउ है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है। बट अगर आपको मान लेते हैं एक 3 इस नाम का एक होस्ट है, ठीक है, या फिर facebook.com करके एक होस्ट है, और आपका जेंगो प्रोजेक्ट जो है, ये देखो, अगर आपका जेंगो प्रोजेक्ट जो है अ, 2 जगह पे होस्ट है, ठीक है, उसका डोमेन नेम है facebook.com और google.com, और आप चाहते हो सिर्फ ये 2 जगह पे ही चलना चाहिए। जितने भी सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट है ना, वो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 दिखेंगे। 1 आपको दिखा सिक्योरिटी की का, ये इसकी वजह से क्या है, क्रैक करने में बहुत डिफ़िकल्टी जाती है, कोई भी इजीली इसको क्रैक नहीं कर पाता। और ये सीक्रेट की हम लोग बहुत सिक्योर जगह पे रखते हैं, लाइक किसी इन्वायरमेंट सेटअप करके हम लोग वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीबग ट्रू। डीबग ट्रू, ट्रू मतलब कि एरर देखना है तो, अगर नहीं देखना है तो फॉल्स। तो हम लोग जब इसे प्रोडक्शन पे डालेंगे, जब हम इसे लाइव करेंगे पब्लिक के लिए, तब हम वहाँ पे क्या डालेंगे, वहाँ पे हम डालेंगे फॉल्स, ताकि कोई किसी को भी पता ना चले कि इंटरनली क्या इशू है, ठीक है। क्लियर है इतना? यस मैम। नेक्स्ट क्या है, अपना अलाउ होस्ट रहेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। सो नेक्स्ट क्या है, अपना अलाउ होस्ट रहेगा, ओके। अलाउ होस्ट में आप कुछ डोमेन्स को ही अलाउ करोगे, इस तरीके से, इस एरे के अंदर आप जो जो चीज़ें लिखोगे, इस तरीके से आप उन चीज़ों को अलाउ कर रहे हो, ओके। सो मैं इसे एग्जाम्पल के लिए रहने देती हूँ ताकि हमारे को पता रहे, जब आप लोग पुल करो तो आप लोग चीज़ों को देख के समझ पाओ। और अगर हमने ब्लैंक एरे कर दिया पास, इसका मतलब कि हमने सबको अलाउ कर दिया। अगर हमें सबको अलाउ करना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार का मतलब होता है ऑल, अगर आप इंपोर्ट भी करते हो तो स्टार का मतलब होता है ऑल। तो अगर आपको कोई चीज़ें लिखनी होती है ना, तो वो आप लिख भी लिया करो, ताकि आपको बाद में जब आप कोडिंग करो तो आपको ईजी पड़े, ओके। अलाउ होस्ट में हमने ब्लैंक डाल दिया। अब इसके बाद फिर इंस्टॉल्ड ऐप का है। इंस्टॉल्ड ऐप में इतनी चीज़ें जेंगो खुद डाल के देता है, क्योंकि जेंगो हमें एडमिन पैनल बना के देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करके देता है, स्टैटिक वगैरह वाली, ठीक है। जिसकी वजह से हम जेंगो ये चीज़ें खुद डाल के देता है। अब हमने एक नया ऐप बनाया है जो हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। मेरे ऐप का नेम है ऐप नेम, ठीक है, क्योंकि वो इस रूट के अंदर ही है। अगर वो किसी फोल्डर के अंदर होता, ऐसे तो जनरली होता नहीं है, बट अगर आप थोड़े और एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ को ऑर्गेनाइज रखनी है। तो आप एक फ़ोल्डर भी बना सकते हो ऐप्स करके, ऐप्स के अंदर आप सारे ऐप को रख सकते हो, जिससे कि मैसअप ना हो, है ना। सो आपने यहाँ पे ऐप नेम को रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, अगर आप नहीं करोगे तो आपको एरर आ जाएगा यहीं पे, ठीक है। जब भी नया ऐप बनाओ, आपको उसे इंस्टॉल्ड ऐप में रजिस्टर करना है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। यस।
इसके बाद आता है नेक्स्ट मिडलवेयर। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, ये वाली जो पूरी सेटिंग्स डॉट पाई है ना, फुल्ली सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, फुल्ली कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। हमें किसी चीज़ को कनेक्ट करना है या कुछ करना है तो वो सारा कोड आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। सो मिडलवेयर भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जो हम जेंगो को अ, जो हम जेंगो को सिक्योर करने के लिए रखते हैं। सो यहाँ पे जो एक एक लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये सारी के सारी सिक्योरिटी चेक्स करती है। सिक्योरिटी मिडलवेयर भी कोई चीज़ करती है। सेशन मिडलवेयर लाइक उसका सेशन प्रॉपरली जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो किसी ऐसे जगह से तो नहीं हिट कर रहा है जहाँ पे सेशन ही क्रिएट ना होता हो। सो वो एक अनसिक्योर है जो हमारे ऐप को जो है ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, ऐसा। कॉमन मिडलवेयर तो कॉमन मिडलवेयर भी होता है जो आपको दिखेगा नहीं, बट वो आपको विजिबल नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली जब जेंगो में कोई यूआरएल क्रिएट होता है तो ये सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट ऑलरेडी उसमें क्रॉस होते हैं, ठीक है। जैसे सीएसआरएफ टोकन होता है तो एक टोकन बनता है, जो टोकन आप कभी नहीं देखोगे बट वो टोकन बनता है, और वो टोकन जेंगो के द्वारा ही अ, वो मैनेज होता है, ठीक है। और वो टोकन भी काइंड ऑफ सिक्योरिटी टोकन ही होता है, और उसके ऊपर से हम लोग कुछ और टोकन्स लगाते हैं, लाइक बहुत सारे ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो सिक्योरिटी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो जेंगो में, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर्स होते हैं। इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। और इसे आप जब आप रन करोगे तो आप इसे एक एक करके रिमूव करके भी चेक कर सकते हो कि किसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। सो बेसिकली मिडलवेयर्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होते हैं जो जेंगो प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करती है और भी ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए काम आती है, ठीक है। अगर आप ये हटा दोगे तो आपका जेंगो प्रोजेक्ट रन होने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ कॉमन सिक्योरिटी चेक्स हैं जो जेंगो लगाता ही है अपनी हर एक यूआरएल में, ओके। ये वाली जो चीज़ है यूआरएल्स को रजिस्टर कर रही है, जिसको यूआरएल को रजिस्टर कर रही है ना। और यूआरएल जो है दूसरे ऐप्स के यूआरएल को रजिस्टर करता है अपने अंदर, ओके। सो इस तरीके से सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन पे ही चलती हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन या फिर इंपोर्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना है टेम्पलेट। सो यहाँ पर टेम्पलेट के भी डायरेक्टरी लाइक अब ऐसा समझ लो कि अम, जो कोडिंग होती है उसे कोई चीज़ें खुद से आती नहीं है, उसे कुछ में कुछ भी कॉमन सेंस नहीं होता कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है करके। आप जब कोडिंग करते हो तो आपको सारी की सारी चीज़ें हर एक पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ पे जाके करो, वो चीज़ वहाँ पे जाके करो। तो जो हम लोग टेम्पलेट का सेटअप है वो भी यहाँ पे हम लोग करते हैं कि जब भी मेरा कोई इमेज स्टोर होगा तो वो आप इस डायरेक्टरी में स्टोर करना, ठीक है। अभी तक के हमने यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं किया है, बट हम आगे जाके इसे सेटअप करेंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट में कोई एक HTML पेज बनाएंगे, और वहाँ पे जब हम डेटा गेट करने की कोशिश करेंगे तो हम टेम्पलेट्स को भी अपडेट करेंगे। टेम्पलेट में भी डायरेक्टरी भी अपडेट करेंगे। डायरेक्टरी का मतलब होता है हम बता रहे हैं कि इस वाले डायरेक्टरी पे जाके इस वाले चीज़ में मेरा डेटा स्टोर करना, ठीक है। क्लियर है इतना? तो आपको सिर्फ इस वाले लाइन पे चेंज करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ओके। यस। WSGI का भी वही है कि वो रजिस्टर कर रहा है, और क्या यूज़ होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन नेक्स्ट जो है डेटाबेस कनेक्शन का है। डेटाबेस कनेक्शन का मतलब क्या है, बेसिक जेंको जो है सेटिंग्स के अंदर डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, और वो बोल रहा है कि जब मैं अपना डेटा स्टोर करूँगा तो इस जगह पे स्टोर कर देना करके। हम वो कहाँ हम वो कहाँ पे बताते हैं, हम वो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में बताते हैं। तो जेंको का जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस टाइप होता है वो एसक्यूएल लाइट होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। सो एसक्यूएल लाइट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और जब हमने माइग्रेट किया और अभी भी जब हम जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं ना वो एसक्यूएल लाइट ही है, ठीक है। सो इस वाले लाइन की वजह से हम डेटाबेस यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम ये हटा देंगे तो हमें आएगा एरर, ओके। समझ में आया? यस मैम। ओके। यस। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पासवर्ड
वैलिडेशंस हैं। सो जेंको खुद बोलता है कि ये मेजरमेंट्स होने चाहिए, मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, कॉमन पासवर्ड वैलिडेशन का क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक पासवर्ड वैलिडेशन होनी चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। और इसके अलावा आप इसमें कस्टमाइज़ भी बना सकते हो। अगर आप कस्टमाइज़ बनाओगे सो आप एक अलग से फंक्शन लिखोगे उसके लिए, उस फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल करोगे और उस तरीके से आप एक कस्टम पासवर्ड क्या बोलते हैं वैलिडेशन लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, ये जो चीज़ें होती हैं ये टाइम बेस्ड होती हैं कि आपके जेंगो प्रोजेक्ट को पता भी तो चलना चाहिए कि कौन से टाइम जोन पे चलना है। तो वो टाइम जोन वगैरह आप यहाँ पे सेटअप करते हो। ठीक है, स्टैटिक फाइल का भी वही होता है कि अगर आप कोई फाइल स्टोर करते हो तो वो फाइल कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए। वो वाली जो थी वो HTML पेजेस के लिए थी, है ना, कि अगर आप कोई HTML पेज क्रिएट करते हो तो वो टेम्पलेट कैसे वो एक्सेस करेगा। वो एक्सेस के लिए आप लोगों ने टेम्पलेट सेटअप कर लिया। अब अगर आप कोई फाइल स्टोर करते हो, जैसे मान लेते हैं आप 10 इमेजेस स्टोर करते हो, ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में आपने इमेजेस स्टोर करने का फंक्शनैलिटी बना रखा है, फीचर डाल रखा है। सो वो इमेज का फीचर आपने फीचर डाल दिया, बट आपको उसे बताना पड़ेगा ना कि भाई मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर कर दे करके। सो वो आपकी स्टैटिक डायरेक्टरी पे होगी। आप स्टैटिक यूआरएल पे अपना डायरेक्टरी सेटअप करोगे। तो स्टैटिक के अंदर मैं यहाँ पे एक कोई फोल्डर बनाऊंगी और उसके अंदर मैं अपना डेटा स्टोर करूँगी। ठीक है, और वैसे ही ये इसके बारे में उतना कुछ खास यूज़ होता नहीं है, बट बिग ऑटो फील्ड के लिए है। और अगर ये इसको कभी नहीं छेड़ते बेसिकली हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा सेटिंग्स डॉट पाई ख़त्म कर लिया है। हम लोगों ने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा है कि किस पॉइंट का यूज़ किस लिए होता है। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, सो उसके आंसर आप लोगों को देने हैं। तो आपको आज क्या करना है, क्लास के बाद मेरा कोड पुल करना, सेटिंग्स डॉट पाई को फाइल सेटिंग्स डॉट पाई फाइल को ओपन करना, 10 मिनट बैठना इसके सामने और इसी तरीके से ऊपर नीचे करके देखना कि एग्जैक्टली क्या मतलब है, किस चीज़ के लिए किया है, क्यों किया है। हर एक चीज़ को पढ़ोगे तो आपको आराम से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट्स है सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में? नो मैम। नो मैम। बट आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, सो आपको उसके आंसर देने हैं। और आज आप लोगों का एक टेस्ट है जिसको सबमिट आप लोग कल करोगे, और वो बेस्ड है परसों जो हमने पढ़ा था ना लास्ट डे, उसके ऊपर है। सो डे 4 में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, पोर्ट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, है ना। मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मॉडल क्या होता है, बट हमें ये पता चल चुका है कि मॉडल में हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। समझ मॉडल्स डॉट पाई फाइल क्या यूज़ करती क्या यूज़ आती है, ये समझ में आ गया है ना। बताओ। हेलो, यस मैम। मॉडल्स डॉट पाई फाइल क्या करती है बताओ। मैम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है, जो आप लोगों को कल सबमिट करना है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा सो आपको बिल्कुल भी इसे करने में टाइम नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स इसे करने में 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का क्या कमांड होता है, न्यू ऐप का क्या होता है, इसका उसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और ये आपको सबमिट करना है वहाँ पे। कहाँ पे करना है आपको सबमिट ये? बताओ। ग्रुप पे करना है? मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? है मैम। तुम लोग मेरी बातों से समझ नहीं पा रहे हो अभी तक के कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ?
ठीक है, सो मैं एक पीडीएफ यहाँ पे डाल रही हूँ। मैम अभी सबमिट करना है कि कल करना है? कल करना है आपको ये सबमिट, पर मेरे क्लास में आने के पहले, मतलब आप जब भी करो इस ग्रुप में डालना है आपको। ओके मैम। जिसकी हेल्प लेनी है, चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है उसके ले लेना, बस ये करके आना लेकिन। और ये कमांड्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसका मैं ये वाला वर्ज़न भी डाल देती हूँ जिससे कि आपको और भी इजीली आप इसे एडिट कर पाओ। ठीक है, सो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ये नॉर्मल पीडीएफ है, अगर ये ओपन ना हो तो ये कर लेना। ठीक है, वहाँ पे अपना नाम और डेट डाल देना। यहाँ पे मैं मीटिंग के बाद जो है, क्लास के बाद जो है, मैं इसमें इंस्ट्रक्शन दे दूँगी। ठीक है, सो एक बार मैं ये पुश कर देती हूँ, Day 4।